नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आप लोगों को कल मैंने एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक ही परिवार में एक रात 6 लोगों की हत्या कर दी गई। और उसके बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ तो एक ऐसी अजीबोगरीब वजह सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्योंकि पहले ये बताया गया था कि उस परिवार में 5 लोगों की हत्या हुई है और जो छठा शख्स है, उसी फैमिली का मेंबर, उसने बाकी 5 लोगों की जान लेकर खुद को गोली मारकर अपनी भी जान दे दी, यानी खुदकुशी कर ली। तो पहले यह बताया गया था कि 5 हत्याएं और 1 कत्ल। लेकिन बाद में जब तफ्तीश हुई और खासकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि मामला 5 हत्याओं का नहीं है बल्कि मामला 6 हत्याओं का है। क्योंकि जिस आदमी को 5 कत्ल करने के बाद खुदकुशी करने की बात कही जा रही थी, उस आदमी के सिर में भी 2 गोली लगी थी। और ये तो एक क्लियर सी बात है कि किसी इंसान के शरीर में अगर 2 गोलियां लगी हो, खासकर सिर में, तो फिर वो आदमी कम से कम गोली मारकर तो खुदकुशी नहीं कर सकता। क्योंकि ऑब्वियसली अगर सिर में 2 गोलियां लगी हैं तो जाहिर सी बात है किसी ने गोली मारी है। अगर कोई अपनी जान देने की कोशिश करेगा तो अपने सिर में 1 गोली मारते ही जो है वो कुछ इस तरह से बेकाबू हो जाएगा कि फिर वो दूसरी गोली मारने लायक बचेगा ही नहीं। तो यहाँ तक कल तक की कहानी थी। लेकिन अब जो बात सामने आई है, अब जो खुलासा हुआ है, वो इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर है और बहुत हैरान करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जो भी कातिल था, उस कातिल ने उस परिवार के मुखिया को, जिस पर अपने पूरे परिवार की हत्या करके अपनी जान देने का आरोप लग रहा था, उस मुखिया को 2 गोली नहीं मारी थी बल्कि कातिल ने उसे भी 1 गोली ही मारी थी। अब आप ये सोचेंगे कि अगर उस आदमी को 1 गोली मारी गई तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर में 2 गोली लगने की बात कहां से आई और कैसे फिर ये पता चला कि ये मामला 5 हत्याओं का नहीं बल्कि 6 हत्याओं का है। तो इसके पीछे एक अजीब इत्तेफाक है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से आपको नटशेल में पूरी कहानी सुनाता हूं। ये 10 और 11 मई की रात की घटना है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पाल्हापुर गांव की घटना है, जहां 11 मई की सुबह को एक साथ एक ही परिवार में 6 लोग मरे हुए पाए गए। ये जो 6 लोग थे, इनमें घर का बेटा अनुराग सिंह, उसकी पत्नी प्रियंका सिंह, अनुराग की मां सावित्री देवी और 3 छोटे छोटे बच्चे, जिसमें 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेटियां और एक जूनियर बच्चा। तो ये 6 लोग जो है मरे हुए पाए गए। और उसी परिवार का एक और मेंबर जो अनुराग का भाई है, जिसका नाम है अजीत, उसने पूरी दुनिया को और पुलिस को ये बताया कि मेरे भाई अनुराग ने ही पूरे परिवार की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जो है मेरे भाई ने खुद को भी गोली मार ली और उसने जान दे दी। पुलिस को भी ये बात कन्विंसिंग लगी। पुलिस को लगा कि हाँ, जब परिवार का मेंबर कह रहा है और जिस तरह से सीन ऑफ क्राइम है, बाहर के किसी आदमी की एंट्री नहीं है, तो ये बात सही लगती है। और पुलिस ने भी पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये मास मर्डर कम सुसाइड का मामला है। लेकिन आपको पता है, इसके बाद अगले ही दिन जब पोस्टमार्टम हुआ और अनुराग का पोस्टमार्टम हुआ, जिस आदमी को कातिल बताया जा रहा था, तो फिर पता चला कि अनुराग के सिर में 2 गोलियां लगी थी। और इसी के बाद ये भी बात सामने आ गई कि जब अनुराग के सिर में 2 गोलियां लगी थी तो इसका मतलब अनुराग ने अपनी जान नहीं दी, बल्कि अनुराग ने खुद ही, बल्कि अनुराग की भी हत्या हुई। पूरे परिवार के साथ साथ अनुराग की भी हत्या कर दी गई। ये बात तफ्तीश में सामने आई और पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुराग के सिर में कातिल ने 2 गोलियां नहीं मारी थी, तो सवाल यह है कि उसके सिर में फिर 2 गोलियों के निशान कहां से आए और 2 गोलियां क्यों पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कह रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि अनुराग के सिर में लगी तो 2 गोलियां ही थी। 1 गोली कातिल ने मारी जो एक तरफ से एंटर करके दूसरी तरफ से बाहर निकल गई, लेकिन उसके वुंड्स यानी उसके निशान, जख्म, वो उसके सिर में मौजूद थे। यानी 1 गोली ये हो गई और दूसरी गोली उसके सिर में एंटर हुई थी और एंटर होने के बाद सिर में ही, स्कल में ही कहीं फंसी रह गई। अब 2 गोलियां लगी थी, ये बात तो अब क्लियर हो चुका। अब जब 2 गोलियां लगने की बात क्लियर हो गई, साफ हो गई, तो पुलिस ने जब इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो एक नई कहानी सामने आई। पता ये चला कि कातिल ने अनुराग को 1 ही गोली मारी थी, लेकिन अनुराग की जो बेटी है, 12 साल की बच्ची, उसे भी 1 गोली मारी थी। और इत्तेफाक से जब 12 साल की उस बच्ची को कातिल ने 1 गोली मारी तो वो गोली बच्ची के गले से आर पार हो गई और आर पार होकर
दूसरी गोली के तौर पर अनुराग के सिर में जा लगी और उसके सिर में ही फंस गई और कातिल को इसके बारे में पता ही नहीं चला। इसीलिए कातिल इस मुगालते में था, इस गलतफहमी में था कि पूरी दुनिया को भी ये पता नहीं चलेगा और पूरी दुनिया ये मानेगी कि अनुराग ने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। अब इस मामले में कौन कातिल है, कैसे खुलासा हुआ, आइए आपको वो बताते हैं। इस पूरे घटना के बाद जो अनुराग का भाई है अजीत, उसकी भूमिका शक के घेरे में थी, क्योंकि वो वही मौके पर मौजूद था और वही पूरी दुनिया को ये बता रहा था कि मेरे भाई ने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद अपनी जान दे दी है। लेकिन वो अपनी मौजूदगी और अपने वेयरअबाउट्स को लेकर पुलिस को कोई बहुत साफ साफ जवाब नहीं दे पा रहा था। ये मामला लूटपाट या डकैती का तो था नहीं, पुलिस पहले ही रूल आउट कर चुकी थी। ऐसे में पुलिस ये पता करने लगी कि इन कत्ल के पीछे, इतने सारी मौतों के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या वजह हो सकती है। तो जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उस परिवार में दो भाइयों के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद था। उस परिवार के पास उसी पाल्हापुर गांव में 80 बीघा ज़मीन है और उस 80 बीघा ज़मीन जो है दो भाइयों में 40-40 बीघे में बंट जाना है, बंटवारा होना है। अब आप पूछेंगे इसमें क्या दिक्कत है। इसमें दिक्कत यह है कि दोनों भाई एक ही पर्टिकुलर पोर्शन को, उस 40 बीघे को क्लेम कर रहे थे और दूसरे 40 बीघे पर उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो यहाँ पर एक अनबन की या लड़ाई की वजह थी, जिसे लेकर दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। और इसी के साथ तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए दोनों भाइयों ने जॉइंटली गवर्नमेंट से लोन भी ले रखा था। अब ये लोन रीपे करने के नाम पर भी दोनों भाई आपस में लड़ते थे। तो दोनों भाइयों के बीच में ये लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। इस बीच जो प्रियंका है, अनुराग की पत्नी, जो लखनऊ में रहती थी और इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी, उसका अपने पति पर, अनुराग पर ऑब्वियस सी बात है, होता ही है, इन्फ्लुएंस था। और वो अपने पति को अपने भाई की तरफ से की जा रही अनुचित मांगों के खिलाफ जो है, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए अपने पति को मोटिवेट करती थी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अपने पति को ये कहती थी कि वो भाई के सही गलत मांगों के सामने, यानी अजीत के सही गलत मांगों के सामने न झुका करे। तो भाभी का ये जो रोल था ये अजीत को पता था और इसीलिए अजीत जो है सबसे पहले अपनी भाभी प्रियंका को ही टारगेट करना चाहता था। इस कत्ल की अजीत ने, यानी अनुराग के ही भाई ने, पूरी प्लानिंग की थी और वही इस कत्ल का मास्टरमाइंड भी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब प्लानिंग उसने ये की थी कि एक रात वो खाने में नींद की गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को सुला देगा और अपनी भाभी को गोली मारकर उसकी हत्या कर देगा और इसके बाद वो वहां से भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, जो भी है। लेकिन 11 मई की रात को इत्तेफाक से, 10 और 11 मई की रात को इत्तेफाक से जब वो हत्या करना चाहता था और नींद की गोलियां मिलाना चाहता था, उस दिन पूरा परिवार कहीं बाहर चला गया और वो लोग बाहर से खाना खाकर डिनर करके चले आए। मतलब अनुराग, उसकी पत्नी और तीनों बच्चे। तो नींद की गोलियां खाने में मिलाने वाला जो प्लान था वो तो फेल हो गया। लेकिन जब पूरा परिवार सो गया तो अजीत ने सबसे पहले अपनी भाभी प्रियंका को टारगेट किया। उसे हथौड़े से भी मारा और उसके सिर में एक गोली मारी। जब उसे गोली मारी तो बगल के कमरे में सो रही अजीत की और अनुराग की मां सावित्री देवी की नींद खुल गई। अब वो जब जगी और उन्होंने जब इस सिचुएशन को कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो अजीत को लगा कि मेरी मां अगर जग गई है तो मेरी मां की वजह से मेरी पोल खुल जाएगी। उसने अपनी मां की हत्या कर दी। देखिए कैसा हैवान, कैसा दरिंदा। पहला कत्ल तो उसने किया ही, दूसरा कत्ल उसने अपनी मां की कर डाली और मां के सिर पर हथौड़े से एक के बाद एक कई वार किए। मारना वो प्रियंका को ही चाहता था, ऐसा उसने पुलिस को अपनी शुरुआती पूछताछ में बताया है। लेकिन उसका कहना है कि मजबूरी में उसे अपनी मां को मारना पड़ा। 2 हत्याएं करने के बाद उसे लगा कि जब सारे विवाद की जड़ जो है वो मेरा भाई है, जिसके साथ मेरी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं भाई को भी मार दूं। इसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर में 2 हत्याएं करने के बाद नीचे आया ग्राउंड फ्लोर में, जहां उसका भाई अनुराग सो रहा था। फिर उसने अपने भाई अनुराग को एक गोली मारी, जो पोस्टमार्टम में पता चली है सिर के एक तरफ से दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल गई, क्योंकि वो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली सटाकर मारी गई थी। तो ये तो एक क्लियर बात हो गई। इस तरह से उसने 3 हत्याएं कर दी। इसके बाद अनुराग और प्रियंका की जो बड़ी बेटी है, जिसकी उम्र 12 साल की है, उसने जब घर में शोर शराबा और खटका गोली की आवाज़ सुनी तो वो ऊपर वाले फ्लोर से उतरकर नीचे अपने पापा के कमरे में आई। और जैसे ही अजीत ने, यानी चाचा ने, ये देखा कि मेरी भतीजी आ गई है 12 साल की और वो अपने पापा को गोली लगी हुई हालत में देख रही है और मेरी पोल खुलने वाली है, तो उसने फिर उस छोटी सी बच्ची को, जिसका नाम है आरना, 12 साल उसकी उम्र है, उसे भी शूट कर दिया और उसे जो गोली मारी वो उसके गले में लगी।
छोटी सी बच्ची, गले में गोली लगी, नाजुक शरीर होता है बच्चों का, गोली पार निकल गई। और कुदरत का खेल देखिए या इत्तेफाक देखिए कि वो गोली पार निकलकर सीधे जा लगी उसी अनुराग को जिसे पहले एक और गोली अजीत मार चुका था। और इस बार चूंकि ये गोली एक इंसान के बॉडी से ट्रेवल करके तब जाकर अनुराग को लगी, तो अनुराग के बॉडी में घुसने के बाद बाहर नहीं निकल पाई, बल्कि उसके सिर में, स्कल में ही फंसी रह गई। तो ये वो दूसरी गोली थी जो अजीत ने चलाई थी, लेकिन उसने अनुराग पर नहीं चलाई थी बल्कि अपनी भतीजी पर चलाई थी। उसी गोली से भतीजी की भी मौत हुई और फिर बाद में अनुराग के सिर में भी वो गोली जाकर फंस गई। हालांकि अनुराग की मौत पहली गोली से ही हो चुकी थी। इसके बाद जो 2 और बच्चे थे, इन 4 लोगों को मारने के बाद अजीत को लगा कि बाकी 2 बच्चों को क्यों जिंदा छोड़ना। फिर उसने उन दोनों बच्चों के सिर पर भी हथौड़े से वार किया और उन दोनों बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया, जिनकी उम्र 7 से 8 साल के बीच है। और इसके बाद वो रात भर सोने का नाटक करता रहा। जो भी बचे हुए आवर्स थे, तकरीबन 3 बजे के आसपास उसने ये कुकृत्य शुरू किया था, कत्लो गारत की शुरुआत की थी। 1 घंटा मान लीजिए उसको इस काम में लगे होंगे। उसके बाद वो 4 से 5 बजे तक सोने का नाटक करता रहा और इस बीच उसने ढेर सारे सबूत मिटाने और सीन ऑफ क्राइम को फैब्रिकेट करने की कोशिश की। सुबह जब लोग उठे और उन्होंने बच्चों को नीचे घर के सामने फर्श पर पड़ा हुआ देखा, तो लोग चीखते चिल्लाते हुए पास में गए। और जैसे ही गए तब ये जो अजीत है, जो सोने का नाटक कर रहा था उसी घर में, वो नींद से जागने का नाटक करने लगा। और फिर उसके बाद वो रोने पिटने लगा और ये कहने लगा कि उसी के भाई ने पूरे परिवार की हत्या करके अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। उसे ये नहीं पता था कि उसने जो गोली अपनी भतीजी पर चलाई थी, वही गोली उसके भाई के सिर में जाकर फंस चुकी है। और यही वजह है कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके भाई अनुराग के सिर से दूसरी गोली बरामद हुई और इस दूसरी गोली ने पूरे केस को एक नया टर्न दे दिया, जिससे ये पता चला कि ये मामला मास मर्डर कम सुसाइड का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मास मर्डर का है और जिसका कल्प्रिट इन 6 मरे हुए लोगों में शामिल नहीं है, बल्कि इसके अलावा कोई और है। और जब पुलिस ने मोटिव, प्रेजेंस, कोइंसिडेंस, बिहेवियरल अप्रोच, इन सारी चीज़ों को एग्जामिन किया, तो शक की सुई जो है भाई अजीत पर जाकर टिकी। अजीत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से अपने वो कपड़े जो खून से सने हुए थे वो बरामद कर लिए। हालांकि उस खून से सने कपड़ों को उसने रात में ही धो भी दिया था, लेकिन पुलिस ने उन धुले हुए कपड़ों को भी बरामद किए हैं। और आपको पता है बेंजेनाइन टेस्ट होता है और कई तरह के केमिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिससे अगर कपड़ों में खून लगा है तो उसकी पुष्टि भी पुलिस को आने वाले वक्त में हो ही जाएगी। तो ये पूरा घटनाक्रम था, जो घटनाक्रम 2 गोलियों की वजह से सॉल्व हुआ। और उसमें एक गोली ऐसी थी जो एक ख़ास शख्स को निशाना बनाकर नहीं चलाई गई थी, बल्कि किसी और को मारा गया था, लेकिन लगी किसी और को भी लगी और उसी दूसरे आदमी को लगने की वजह से इस पूरे केस का खुलासा हो गया। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें गुनहगार पकड़ा गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और बहुत मुमकिन है कि इस मामले में अजीत के साथ शायद एक आध लोग और पकड़े जाएं जिन्होंने इस कत्ल में उसका साथ दिया होगा। अभी जांच चल रही है। तो अब तक का इतना ही अपडेट मेरे पास है। जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस कहानी में अगर कोई नया अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, तो उस हिसाब से मैंने बता दी। तो खैर, आज के लिए इतना ही। आज मैं कोई कमेंट्स या किसी का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि गुस्ताखी माफ़ करें, आज हमारी टीम की एक मेंबर जो है वो छुट्टी पर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वर्कलोड मुझ पर ज़्यादा है। तो आई होप कि आप मेरी इस अर्ज़ी को कंसीडर करेंगे। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।